देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसनें रहती थी। वीना का परिवार फूला फला था। उसके पति की कमाई भी काफी अच्छी थी। वही माया एक विधवा थी। उसके पति को मरे हुए 4 बरस बीत गए थे और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ। आज मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। सच में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना मम्मी डांटेगी। रोहन वहां से चला गया, पर रवि के मन में आइसक्रीम खाने का ख्याल घर कर गया। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखी थी। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। राहुल की मम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो समझदार है ना? हाँ, मैं जानता हूँ माँ कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए। आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल। तू खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। माया का ध्यान रवि के उतरे हुए चेहरे पे था। वो रास्ते भर रवि के बारे में सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती जिससे मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती। उस बेचारे का कितना मन है। हे भगवान, मेरी मदद कर दीजिए। वृक्षदेव ने माया की बात सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारी विपदा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा सच में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। वृक्षदेव ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। अगले दिन इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने वृक्षदेव का आशीर्वाद लिया। वो जादुई बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था। माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, वृक्षदेव ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें आइसक्रीम उगेगी सच में? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर बेचे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। अब इन बीजों में पानी डाल दो। जी माँ। आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद की आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं भला दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? वो भी है। माया ने सोच रखा था कि अगले दिन आइसक्रीम उगेगी। वो उन आइसक्रीम्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी थी कि आइसक्रीम बेचकर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में बेचनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहाँ कुछ भी उगा नहीं था। अरे ये क्या? वृक्षदेव ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है। उनसे एक दिन में ही आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी वृक्ष के पास आई। वृक्षदेव, वृक्षदेव! वृक्षदेव प्रकट हुए। क्या हुआ पुत्री? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे,
और कहा था कि एक ही दिन में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने छोटे खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे? अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस बार जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीजें ली और वापस घर की ओर चल पड़ी। एक बार फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उन पर पानी डाला और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहां कोई पौधा नहीं था। ये देखकर माया क्रोधित हो गई और गुस्से में वृक्ष देवता के पेड़ की ओर चली गई और पहुंचते ही रोने और चिल्लाने लगी। वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपकी दी हुई बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे। आइसक्रीम बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है पुत्री। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, पर तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने के लिए सोचने लगी। वो जादुई बीज इसीलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। अगर तुम उसे अपने बेटे की इच्छा के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। देव ने एक बार फिर उसे जादुई बीज दिए। इस बार बस अपने बेटे की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेना। लालच से दूर रहना पुत्री। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए, पर आज उसके दिमाग में कोई भी लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। माँ, आइसक्रीम उग गई। माया भी उत्सुक होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधों पर आइसक्रीम थी और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लाल टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि देखकर माया को अपनी गलती समझ आ गई। आइसक्रीम बेचकर तो बस पैसे मिलते, पर ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती। धन्यवाद वृक्षदेव, इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही संतुष्टि दे रही थी। माया वापस अपने काम पर लौट गई। आज वो भले ही गरीब रह गई, पर मन से वो बहुत अमीर हो गई। वो खुशियाँ बांटना सीख गई। रवि एक 5 स्टार होटल में शेफ का काम किया करता था। उसके हाथों में जादू था। रवि भाई, कस्टमर तुम्हारी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे थैंक यू भाई, कभी कभी हमें भी पाव भाजी खिला दो। हाँ, आज बिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चिल्लाएंगे। आप एक काम करो, हम सब के लिए पार्सल पैक कर लाना। उस दिन नवीन ने ड्यूटी खत्म होने के समय पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने अपने दोनों वेटर दोस्तों को वो पाव भाजी दे दी और एक डिब्बा अपने घर के लिए भी भर लिया। वो दोनों बहुत खुश थे और रवि भी बहुत खुश था। खुशी खुशी रवि घर पहुंचा। ये लो सुधा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है। आज हम गरीबों के नसीब में 5 स्टार होटल वाली पाव भाजी। वाह, ये अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत से पाव भाजी बनाई और क्रेडिट 5 स्टार होटल को। इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट डालना है।
हाँ पतिदेव जी, आपका रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा। उम्मीद है, पर ये सब कैसे होगा? घर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पे है। हाँ वो तो है, पर मुझे उम्मीद है कि आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तभी पिंकी और अर्नव ट्यूशन से लौट आए। पापा पापा, आज तुम्हारे पापा तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। पाव भाजी ना, अरे, तुमने कैसे गेस किया? क्योंकि मेरा बड़ा मन था पाव भाजी खाने का। वाह, देखा, पापा को सब कुछ पता है। सुधा, सबको पाव भाजी परोसो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की फेमस पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी सच में फेमस है? है नहीं, पर हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना टाइम। सभी ने मिलकर बड़े चाव से रवि की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ जरूर। फिर एक दिन की बात है, रवि होटल में खाना बना रहा था। मैनेजर उसके पास आया। दोस्त, मुझे बताने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। पर क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है, तो मैनेजर एम्प्लॉय भी कम कर रहे हैं, और इसी वजह से हम सिर्फ एक ही शेफ अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारे फूड आइटम्स बनाएगा, और उसे एक्सपीरियंस भी है। तो बॉस का डिसीजन है कि अब हमारे होटल में एक ही शेफ रहेगा, और इस वजह से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। रवि परेशान हो गया। उसने सोचा न था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें सुधा को बताई। आप चिंता मत कीजिए, आपको दूसरे होटल में नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद है जल्द ही मिलते हैं। रवि कई होटल्स में जॉब ढूंढने गया, पर हर जगह उसे बस निराशा ही मिल रही थी। लगभग 1 महीना हो गया था। अब वो निराश हो गया था। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो रो पड़ा। क्या बात है, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने कितने होटल्स में कोशिश की, पर मंदी के कारण कहीं काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है। आप खुद का रेस्टोरेंट डाल सकते हो। पर सुधा, रेस्टोरेंट डालने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? मेरे गहने हैं ना। सुधा, उनसे बस 2-4 लाख रुपए आएंगे। उतने में हम एक छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। रवि ने सुधा के सारे गहने गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से रवि ने बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। रवि के रेस्टोरेंट में सैंडविचेस, फ्रैंकी, मोमो और रवि की स्पेशल पाव भाजी बिकती थी। दोस्त, एक पाव भाजी दो, मुझे एक चीज सैंडविच। रवि का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ ही महीनों में रवि ने अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लिए। ये ले सुधा, तेरे गहने। भगवान की कृपा है हम पर, बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट सेट हो गया। होता कैसे नहीं, मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ, रवि और सुधा की जिंदगी में अभी खुशी के थोड़े ही लम्हे आए थे कि उन पर नया संकट आ पड़ा। रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले में पाव भाजी बस 50 रुपए की थी, और यही देखकर सारे ग्राहक रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बदले ठेले पर पाव भाजी खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है? अगर मैं पाव भाजी के दाम 50 रुपए से कम करूं, तो मेरे इस होटल का भाड़ा और मुनाफा कैसे निकलेगा? रवि की दुविधा बढ़ गई। अगले कई दिनों तक रवि सोचता रहा कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निपटे। अगर मैं दाम कम नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ नया करना होगा, जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में ही आए। पर क्या करूं? रवि सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा
तो भी वो सोच ही रहा था। सुधा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का दाम 50 रुपए से नीचे करूं तो मुझे मुनाफा नहीं होगा, और अभी तो सारे कस्टमर्स उस ठेले पे ही पाव भाजी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ नया करूं, ऐसा कुछ जो किसी ने नहीं सुना हो। सुधा अपने रसोई में मसालों की ओर देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से काला मसाला आया है। अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल करके पाव भाजी बनाएंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। काली पाव भाजी? हाँ, काली पाव भाजी। और बस रवि और सुधा को आइडिया मिल गया। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बोर्ड लग गया, स्पेशल काली पाव भाजी। और रवि ने अपनी स्पेशल काली पाव भाजी बनाना शुरू कर लिया। कई लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा। फिर एक यूट्यूबर का ध्यान उस बोर्ड पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आया। रवि ने उसे काली पाव भाजी सर्व की। तो दोस्तों देखो, हमारे पीछे है स्पेशल काली पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, लाजवाब। काली पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और साथ ही रवि का फास्ट फूड जॉइंट भी फेमस हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। सुधा और रवि ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। काली पाव भाजी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते रवि का छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट अब एक बड़ा होटल बन चुका था। आखिर अपने सपना पूरा कर ही दिया। हाँ, लेकिन ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। तेरा आइडिया कमाल कर गया। काली पाव भाजी ने रवि के काले भविष्य को उज्जवल बना दिया, उसकी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया और आखिर उसका होटल खोलने का सपना पूरा हो गया। केशव और गंगा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है।
बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था, अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के दो दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन?
बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था। मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। संध्या के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, सफाई वगैरह भी। देखते हैं, पहले तू काम तो ढूंढ। मीना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगी। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है। बाजार में घूमते घूमते संध्या एक ब्यूटी पार्लर आ पहुंची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती है तू बेटा? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था। वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा है, तुझे काम मिल गया। अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन संध्या पार्लर पहुंची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि शिक्षा कैसे काम कर रही है। संध्या, उस स्टीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। शिक्षा संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद शिक्षा ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पे बाल जल सकते हैं। जी दीदी। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा, इनका फेशियल कर दे। हाँ दीदी। संध्या अब काम सीख चुकी थी तो शिक्षा ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर संध्या बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तू इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, शिक्षा उसकी पगार बढ़ा रही थी। संध्या भी इस काम से बहुत खुश थी। 2 साल बीत गए। एक दिन जब संध्या घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा है। प्रणाम मामा। प्रणाम बेटा। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। पर माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। संध्या ने सोचा और फिर अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर दी। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपए पगार है उसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद मीना को देखने मुकेश और उसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी,
मुकेश के माँ बाबा को तो गुजरे सालों हुए हैं। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। हमें मंजूर है। सब खुश थे। मुकेश और संध्या की शादी का मुहूर्त निकला था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था। मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज मैं खाना बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तुम आराम करो। संध्या खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मुकेश शराब पीकर घर आया। आपने शराब पी है? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को तमाचा मार दिया। संध्या गर्भवती थी पर मुकेश उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे। तू अब उस हैवान के पास मत जाना, यही रह जा। संध्या अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ पार्लर का जॉब वापस ज्वाइन करूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पे कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी संध्या को एक आइडिया सूझा। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं। ये तो तू कर सकती है। उसी शाम मीना और संध्या ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर्स आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर्स वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद वो 10-10 घंटा काम किया करती थी। कुछ महीनों बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए संध्या पार्लर चलाने लगी। संध्या के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपने और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके संध्या ने अपना बड़ा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाया करती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है। एक बार की बात है, एक किसान जिसके पास बहुत जमीन थी, पर उसे अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो परेशान हो गया था। पिछली बार मुझे फसल का अच्छा दाम नहीं मिला था, क्या करूं? इस बार क्या बोऊं? किसान अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे सुनती हो? बताइए, क्या बात है? फसल बोने का समय आ गया है। इस बार खेतों में क्या बोएं? वही जो हर बार बोते हैं। अरे पर उससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। पिछली बार तो तुमने देख ही लिया ना, पूरा का पूरा घाटे का सौदा रहा। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग बोया जाए। क्या आपका चरस, गांजा, अफीम बोने का विचार है? अरे नहीं, ये सब नहीं। क्या तुम सफेद चंदन के बारे में कुछ जानती हो? सफेद चंदन? अरे हाँ, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि उसकी लकड़ी बहुत महंगी है। हाँ,
उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर उसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तो है। सफेद चंदन को उगाने में तो बहुत साल लगते हैं, पर उससे मुनाफा भी अच्छा ही होगा। ठीक है, फिर इस बार हम अपने खेतों में सफेद चंदन ही बोएंगे। मैं बाजार से चंदन के पौधे लेकर आता हूँ। किसान बाजार जाता है और बाजार से सफेद चंदन के बहुत सारे पौधे लेकर आता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने खेतों में इन पौधों को लगाते हैं। लो जी, पौधे तो लगा दिए, अब हमें इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी होगी। हाँ, तभी तो अच्छी लकड़ी तैयार होगी। हम हमेशा इनकी सिंचाई करेंगे और समय समय पर इनको खाद भी देंगे। किसान और उसकी पत्नी कुएं से पानी लाकर सफेद चंदन के पौधों में डालने लगे। अब ये दोनों इन पौधों की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत है। आप बाजार से खाद ले आइए। ठीक है, तुम भी साथ चलो। इतनी खाद मैं अकेला नहीं ला पाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से 2 बड़ी बोरियां खाद की लेकर आते हैं। दोनों मिलकर पौधों की जड़ों पर छोटे छोटे गड्ढे करते हैं और उनमें खाद डालते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी घास उग रही है, हमें इसको हटाना होगा। हाँ, तभी तो पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे। किसान की पत्नी फावड़े से पौधे के आसपास उगी घास को हटा देती है और किसान कुएं से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सफेद चंदन के पौधे बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। देखो पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। हाँ, इस बार तो आपने अच्छा दिमाग लगाया। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत जरूर है और वो तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। हाँ हाँ जरूर, आखिरकार हम हैं तो किसान ही। हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। धीरे धीरे समय के साथ पौधे बड़े होते जा रहे हैं और उन पर ढेर सारी टहनियां और पत्ते भी आने लगे हैं। हमें अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ करनी चाहिए, नहीं तो जंगली जानवर आकर पौधों की सारी पत्तियां खा लेंगे। हाँ, हम आज काम शुरू कर देते हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसान और उसकी पत्नी अपने खेतों के चारों तरफ तार से बाड़ करने लगे। दोनों कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे थे। तुम देखना, एक दिन इस मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ जरूर। किसान और उसकी पत्नी ने अपने खेतों के चारों तरफ अच्छी तरह से मजबूत बाड़ कर ली थी, जिससे अब कोई भी जानवर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब तो बस इंतजार है इनके बड़े होने का। जिस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये पौधे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब पौधे भी बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए और अब इनकी लकड़ी काटने के लिए अच्छे से तैयार हो गई। तभी एक दिन एक सपेरा किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। उसे चंदन की खुशबू आने लगी। अरे वाह, यहाँ तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने चंदन के पेड़ उगाए हैं। सपेरा आसपास ढूंढने लगता है तो उसे बाड़ के पीछे खेत दिखाई देता है, जिसमें सफेद चंदन के पेड़ काटने के लिए तैयार हैं, जिसे देखकर सपेरे को लालच आ जाता है। ओहो, तो ये बात है। इन पेड़ों की लकड़ियाँ तो मैं बेचूंगा। सपेरा अपनी टोकरी में से एक सांप निकालता है और उससे चंदन के पेड़ पर छोड़ देता है। सांप को चंदन की खुशबू बहुत पसंद होती है, इसलिए सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाता है। अब वो किसान पेड़ काटने आया और सांप को देखकर डर से भाग जाएगा और फिर मैं ये लकड़ियाँ बेचूंगा। तभी सपेरा देखता है कि किसान और उसकी पत्नी खेतों की तरफ आ रहे हैं। सपेरा पेड़ के पीछे छिप जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों के पास आते हैं और उन्हें पेड़ पर सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। किसान की पत्नी सांप को देखकर चिल्लाने लगती है, सांप सांप, अरे वो देखो, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है। सांप को इस तरह पेड़ से लिपटा हुआ देखकर किसान भी घबरा जाता है। अब हम लकड़ी कैसे काटेंगे? ये सांप तो पेड़ को छोड़ेगा ही नहीं। हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? चलो
अभी घर चलते हैं, बाद में देखेंगे। किसान और उसकी पत्नी दुखी मन से घर की तरफ चले जाते हैं। इन्हें वापस लौटता देखकर सपेरा खुश हो जाता है। अरे मेरा आइडिया काम कर गया, दोनों डरपोक भाग गए। अब मैं चंदन की लकड़ियां बेचकर बहुत से पैसे कमाऊंगा। सपेरा आरी लाकर पेड़ काटने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो पेड़ काटने लगता है तभी सांप फुफकारने लगता है। अरे मेरे शेर, मुझे डराएगा क्या? मैं तो तेरा मालिक हूँ, अपने मालिक को नहीं पहचान रहा। सपेरा सांप को पेड़ से निकालने की कोशिश करता है, पर सांप ने पेड़ को मजबूती से पकड़ रखा है। सपेरा बहुत ताकत लगाता है, पर वो सांप को पेड़ से नहीं छुड़ा पाता। बहुत कोशिश करने के बाद सपेरे को गुस्सा आता है और वो सांप को आरी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे सांप सपेरे को डस लेता है और सपेरा वहीं मर जाता है। सपेरे के मरने के बाद एक छेद के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ पर सांप नहीं है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, सांप पेड़ को छोड़कर कहीं चला गया है। हाँ, अब हम लकड़ियों को काट कर बेच देंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी चंदन की लकड़ी को काटने लगे और इन्हें बाजार में बेचने के लिए चले गए। सीख: लालच बुरी बला है। लालच का फल हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। मुझे येलो वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सीज बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, आप एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी
और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी के बाद गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये जानकी देवी का घर है
जानकी देवी के 3 बेटे हैं, गिरिराज, रविराज और जयराज। 3 बेटों की माँ को तो ठाठ से रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। जानकी देवी बहुत परेशान रहती थी और उसका कारण थी जानकी देवी की 3 सरकारी नौकरी करने वाली बहुएं। बड़ी बहू दृष्टि एक कॉलेज प्रोफेसर थी, मंझली बहू रिद्धि पुलिस इंस्पेक्टर और छोटी बहू पीहू वकील थी। तीनों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड था और तीनों हर बात पर झगड़ पड़ती थी। रिद्धि, तुम अपनी पुलिस वाली होने का रुबाब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी नौकरी करती हूँ और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ? अगर उम्र में आप मुझसे बड़ी है तो क्या आप हमेशा मुझे काम देती रहेंगी? खुद भी तो थोड़ा काम कर लीजिए। अरे भाभी, आज दृष्टि भाभी ने आपको काम बोल दिया तो आप फट से जवाब देने लगी। अब अपना काम रोज मुझे देती है, उसका क्या? मैं भी एक वकील हूँ, आपके खिलाफ केस कर दूंगी। अरे बस करो तुम तीनों, बात बात पर बहस करने लगती हो। और ये क्या है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ये घर है, तुम लोगों की स्कूल कचहरी या हवालात नहीं, समझी? अब जाओ सबकी सब अपने कमरे में। तीनों बहुएं एक दूसरे को गुस्से से देखकर अपने अपने कमरे में चली गई। जानकी देवी भी बाहर सोफे पर परेशान बैठ गई और तीनों बहुएं अपनी अपनी जॉब पर चली गई। कुछ देर बाद गिरिराज, रविराज और जयराज तीनों अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये सब तो रोज का है, हमें तो आदत हो गई है इन सब की। अब तो हम तीनों ही बाहर एक साथ बैठे रहते हैं, कौन घर आकर इन तीनों की किटकिट सुनेगा? पर बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? आग लगे ऐसे सरकारी नौकरियों को जिससे घर की सुख शांति भंग हो जाए। ऐसे चलता रहा तो एक दिन ये तीनों हमारा घर तोड़ देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम तीनों भाई अभी भी एक हैं और हम इन तीनों की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप भी हमारी तरह इन सबको इग्नोर करना शुरू कर दो माँ। नहीं बेटा, मैं इन सब का अंत करके रहूंगी। हर दिन घर में कलेश हो ये अच्छी बात नहीं है। घर में सुख और शांति रहनी चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो कि जो भी मैं बहुओं को बोलूं उसमें तुम हामी भरना। पर आप उनसे क्या बोलने वाली हैं माँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, मैं उनकी सास हूँ और सास कैसे अपनी बहुओं को सुधारती है ये अब देखते जाओ। मैं जो भी उन्हें बोलूँ तुम लोग बस हाँ बोलना। जी माँ। जानकी देवी ने एक युक्ति निकाल ली थी जिससे ये रोज की अनबन की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। और आज इतने दिनों बाद जानकी देवी के चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को जब तीनों बहुएं लौट आई और किचन में काम कर रही थी तो जानकी देवी उनके पास गई। तुम तीनों की तीनों अपना अपना सामान बांध लो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि तुम तीनों अपने अपने मैके जा रही हो। हम क्यों अपने मैके जाएंगे? क्योंकि तुम तीनों को अपनी अपनी सरकारी नौकरी पर इतना घमंड है कि तुम तीनों ने उस घमंड में मेरे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है। मेरे तीनों बेटे तुमसे परेशान हैं। तुम तीनों ने बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसीलिए तुम तीनों अपने मैके जाओ। ऐसे कैसे मम्मी जी? ये तो गलत है। मैं आप पर केस कर दूंगी और आप तो मुझे जानती ही है, मैं सबके सबको अंदर डाल दूंगी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। और पीहू बेटा, अपने तलाक का केस तुम खुद ही लड़ोगी क्या? रिद्धि, मुझे ये बताओ, ये परिवार के झगड़े का केस किस थाने में लिखवाऊं? देखो, तुम तीनों अच्छे से अपने मैके जाना चाहती हो तो जाओ, वरना मैं तमाशा करके केस करके भी तुम तीनों को निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति मेरा साथ देंगे। ठीक है, गिरिराज, रविराज, जयराज। जानकी देवी की आवाज लगाते ही तीनों बेटे सामने आ गए। तुम लोग खुद अपनी पत्नियों को बताओ कि तुम लोग मेरे साथ हो। हाँ माँ, जो भी फैसला लेंगी हम उनके साथ हैं। हम तुम तीनों की किटकिट से ऊब गए हैं। माँ का फैसला ही हमारा फैसला है। ये सुनते ही तीनों सरकारी बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया।
अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। बेहतरी इसी में है कि तुम तीनों अपना अपना सामान बांधो और अपने मैके जाओ। अपनी सरकारी नौकरी का घमंड अपने मैके वालों को भी तो दिखाओ। अब जाओ यहाँ से। तीनों बहुएं गर्दन झुकाकर अपने अपने कमरे में चली गई। गिरिराज अपने कमरे में पहुंचा। आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अगर तुम्हारे जाने से परिवार की शांति लौट सकती है तो जाओ, माँ भी कितना सहेगी। तुम तीनों एक साथ रह ही नहीं सकती, तीनों की तीनों घमंडी हो। दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम मुझे रोकोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे रोज रोज के टॉर्चर से तो बेहतर है कि तुम चली जाओ। रिद्धि का पूरा घमंड चकनाचूर हो गया था। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लोगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। अब पीहू भी परेशान थी। वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जानकी देवी खुशी खुशी सोफे पर बैठी थी और तभी उनकी तीनों बहुएं उनके पास आई। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें इस घर से नहीं जाना है, ना ही इन्हें तलाक देना है। पर तुम तीनों को तो इस घर से ज्यादा अपनी सरकारी नौकरी से प्यार और घमंड है ना? क्यों बड़ी बहू, तुम आज कोई पाठ नहीं पढ़ाओगी? मजली बहू, हमें थाने नहीं ले जाओगी? और तुम छोटी बहू, तुम तो हम पर केस करने वाली थी ना? तीनों की आंखों में आंसू आ गए। हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएंगे। हम सब घर की शांति बनाए रखेंगे। हमें माफ कर दीजिए। जानकी देवी यही चाहती थी। आज उसकी तीनों सरकारी बहुओं की आंखों में पछतावा था। बड़ी बहू, मजली बहू, छोटी बहू, रोना बंद करो। तुम सबको अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत है। परिवार का मतलब एक साथ हंसी खुशी रहना है। पर तुम तीनों अपनी सरकारी नौकरी के घमंड में मेरे इस परिवार को तोड़ने जा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस परिवार की शांति हमेशा बनाए रखना। आखिर जानकी देवी ने अपनी तीनों सरकारी बहुओं का घमंड तोड़ ही दिया। अंत भला तो सब भला। ये आनंदपुर गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज, 2 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग वेश धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का वेश धारण करूंगी। मैं भी। और तुम मीना, उससे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? हाँ। मीना ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी मीना ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। माँ से पूछती हूँ। मीना दौड़ते हुए घर गई। उसकी माँ अनुराधा एक विधवा थी। अनुराधा को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। माँ, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना मीना। हाँ माँ, पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा
और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं। कपड़े सिलने आते तो हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं। मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो। मीना सोचने लगी कि सफेद साड़ियों का वो क्या फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ, मैं परी बन सकती हूँ। परियां तो सफेद ड्रेस ही पहनती है ना? हाँ, पर परियों के ड्रेस पर बहुत सारी सजावट की होती है, जैसे मोती, फूल, चमकी। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप ड्रेस बनाना शुरू तो कीजिए, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। ठीक है। अगले दिन मीना खेलते खेलते जंगल चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। ये कौन सी जगह है? मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत है। काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगा। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आंखें भी थी। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम जीतकर अपनी माँ की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से परी का ड्रेस दे सकते हो? ना 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 ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है वो तोड़ लो और फिर उन्हें अपनी ड्रेस पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे ना? अरे ये जादुई फूल है, कभी नहीं मुरझाएंगे। वाह! मीना ने तुरंत रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। वो सारे फूल लेकर मीना घर गई। देखो मीना, तुम्हारा ड्रेस तैयार है। माँ, मैं सजावट के लिए फूल भी ले आई। फूलों से सजावट? ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं माँ, ये जादुई फूल है, इन्हें कुछ नहीं होगा। मीना ने एक फूल वाइट ड्रेस के ऊपर रखा और वो फूल वाइट ड्रेस पर चिपक गया। इसी तरह बाकी सारे फूल भी ड्रेस पर चिपक गए। रंग बिरंगे फूलों से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माँ, पर परी की छड़ी और पर कहाँ है? अनुराधा ने अलमारी खोली और वहाँ से उसने पर और छड़ी निकाली जो उसने पहले ही बना कर रखी थी। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित तो कोई डॉक्टर। राधा और प्रिया झगड़ा कर रहे थे। तभी मीना अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहां पहुंची। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर्स देने लगे। उन्होंने मीना को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से मीना को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो मीना, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मीना को सही सलामत नीचे रखकर परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई, जिससे मीना के ड्रेस पर लगे सारे फूल चमकने लगे। दर्शक ये देखकर हैरान थे। मीना के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ।
परी जादू करके चली गई। और फिर जजेस ने मीना को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही सारा इनाम भी। मीना गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। वेंकटेश के नारियल के बाग थे। वो नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ता था और फिर इन नारियलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। वेंकटेश और शुभलक्ष्मी दोनों अपने बेटे मुर्गन को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। शुभलक्ष्मी, मेरा बेटा मुर्गन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बनेगा ही, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मुर्गन को मेरी तरह नारियल वाला थोड़ी ना बनाना है। तभी मुर्गन वहाँ आ गया। अप्पा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा एक दिन और आपको गाड़ी में घुमाऊंगा, गाड़ी में। वेंकटेश हर मौसम में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता था। वो अपने काम में निपुण था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार 2 दिनों से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। हाँ, लेकिन आज तुम पेड़ पर मत चढ़ना, पेड़ गीले होंगे। अरे मेरी शुभलक्ष्मी, मैं पहले भी गीले पेड़ों पर चढ़ चुका हूँ। वो तो मैं जानती हूँ, पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ना। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़ी ही सावधानी से पेड़ पर चढ़ूंगा। ठीक है। कुछ घंटों में बारिश रुक गई और धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे। वेंकटेश घर से निकल रहा था नारियल तोड़ने के लिए। अप्पा, मैं भी आज आपके साथ आऊंगा। मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सीखना है। अरे पर अभी नारियल के पेड़ गिरे होंगे। अगर आप गीले पेड़ों पर चढ़ सकते हो तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। ठीक है, चल आज तुझे भी चढ़ना सिखा ही दूंगा। संभल कर चढ़ना, मेरे बेटे के हाथ पांव तुड़वा मत देना। हाँ। वेंकटेश और मुर्गन अपने नारियल के बाग में पहुँचे। यहाँ वेंकटेश मुर्गन को चढ़ना सिखाने लगा। ये देख मुर्गन, ऐसे बड़े अच्छे से देख देख के कदम रखना, समझा? ठीक है अप्पा। मुर्गन कोशिश करने लगा पर उसका संतुलन बन ही नहीं रहा था। तो कोशिश करते रहो, मैं तब तक नारियल तोड़ता हूँ। ध्यान से कदम रखना, वरना तेरी अम्मा मुझे चिल्लाएगी। जी अप्पा। यहाँ वेंकटेश दूसरे पेड़ों को देखने लगा। बारिश की वजह से पेड़ पर काई जम गई है। मुझे बहुत सावधानी से पेड़ पर चढ़ना होगा। फिर वेंकटेश नारियल के लंबे पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस पेड़ के सारे नारियल तोड़ दिए। यहाँ मुर्गन अब भी नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। वेंकटेश एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ पर चढ़ा। यहाँ भी उसने सारे नारियल तोड़ दिए। वो इस पेड़ से नीचे उतर ही रहा था कि मुर्गन की आवाज सुनकर वेंकटेश का संतुलन बिगड़ गया और काई के फिसलन की वजह से वो पेड़ से नीचे गिर गया। मुर्गन अपने अप्पा के पास पहुंचा तो वेंकटेश के सर से खून बह रहा था। मुर्गन ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़ते चले आए और वेंकटेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। यहाँ कुछ घंटों तक वेंकटेश का ऑपरेशन चला। शुभलक्ष्मी और मुर्गन दोनों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए, वो ठीक है ना? वो जिंदा तो है, पर उनके रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से दब चुकी है। लगता नहीं है कि वो फिर कभी सीधा भी बैठ पाएंगे। शायद उन्हें जिंदगी भर सिर्फ बिस्तर पे ही लेटना पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर शुभलक्ष्मी और मुर्गन दोनों फूट फूट कर रोने लगे।
हे भगवान। शुभ लक्ष्मी और मुर्गन वेंकटेश से मिलने अंदर गए। शुभ लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मुर्गन रोते हुए बाहर चला गया। इससे क्या हुआ? क्या बात है शुभ लक्ष्मी? डॉक्टर ने बोला कि आप कभी बैठ नहीं पाओगे। आपकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से दब गई है। क्या? अब वेंकटेश भी डर गया। 1 महीने बाद वेंकटेश को घर लाया गया। अब घर कैसे चलेगा? मैं उठ ही नहीं सकता हूँ। पेड़ पर चढ़कर नारियल कैसे तोड़ूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम अकेली कैसे घर चलाओगी? कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। और बस तभी दरवाजे पर खटखट हुई। वेंकटेश का दोस्त स्वामी उसे देखने आया था। भाई, आज ही गांव लौटा हूँ। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर बताना। अन्ना, क्या आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं? काम ढूंढ नहीं सकता, पर बता सकता हूँ। क्या मतलब? अक्का, आपकी नारियल की बर्फी पूरे गांव में फेमस है। आप नारियल की बर्फी बनाकर बेचें तो अच्छे पैसे जरूर कमाएंगी। क्या मेरी नारियल बर्फी लोग खरीदेंगे? बिल्कुल, आप कोशिश तो कर सकती हैं ना? हाँ, कोशिश करने में हर्जी क्या है? शुभ लक्ष्मी को पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया। अगली सुबह शुभ लक्ष्मी ने नारियल को बर्फी बनाई और गांव के बाजार में ठेला लगाकर बैठ गई। कई गांव वाले शुभ लक्ष्मी को देख रहे थे, पर किसी ने उसकी बर्फी नहीं खरीदी। तभी वहां स्वामी पहुंचा। अक्का, मुझे आधा किलो नारियल की बर्फी दे दो। जी अन्ना। शुभ लक्ष्मी ने स्वामी को आधा किलो नारियल की बर्फी दी और पैसे ले लिए। अरे काका, काकी, दादी, यहाँ आओ। ये बर्फी इतनी स्वादिष्ट है ना, जरा चक्कर तो देखो। आओ आओ आओ। स्वामी के बुलाते ही काफी लोग वहाँ जम गए। सभी ने बर्फी का एक एक टुकड़ा चखा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शुभ लक्ष्मी, मेरे लिए 1 किलो बांध दे। हाँ, सच में ऐसी नारियल की बर्फी जिंदगी में नहीं खाई मैं। अक्का, मेरे लिए 1 किलो बर्फी दे दो। आज सारे परिवार को नारियल की बर्फी खिलाऊंगा। जितने लोगों ने बर्फी चखी, सभी ने शुभ लक्ष्मी से नारियल की बर्फी खरीद ली और कुछ ही समय में शुभ लक्ष्मी की सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई। देखा अक्का, सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई ना। थैंक यू अन्ना। अगर आप बर्फी नहीं खरीदते तो कोई नहीं खरीदता। ऐसा नहीं है अक्का, कोई ना कोई जरूर खरीदता। आपकी नारियल की बर्फी बहुत अच्छी होती है, बस लोगों को चखाने की जरूरत थी। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। उस दिन से शुभ लक्ष्मी रोज नारियल की बर्फी बनाती और गांव के बाजार में बेचा करती। नारियल की बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कल आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। पर बहुत पैसा लगेगा ना। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत सारे पैसे जमा लिए हैं और हमारे नारियल की बर्फी का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बस आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। भगवान की मर्जी रही तो वो भी हो जाएगा। अगले दिन वेंकटेश को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। स्पेशलिस्ट ने वेंकटेश के कुछ स्कैन्स किए। ये ठीक हो सकते हैं, एक सर्जरी करनी होगी। सर्जरी में खर्च ज्यादा होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही 2 लाख के आसपास। ठीक है सर, मैं पैसे जमा करवा देती हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। शुभ लक्ष्मी ने उसी दिन हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए जमा कर दिए और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। अगली सुबह स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वेंकटेश का ऑपरेशन किया। आप चिंता मत कीजिए,
कुछ ही दिनों में आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। काफी दिनों बाद आज इस परिवार की जिंदगी में खुशियां आ गई। इसीलिए मुर्गन और शुभलक्ष्मी खुशी के आंसू रोक ही नहीं पाए। आज इतने दिनों बाद वेंकटेश उठकर बैठा था। अरे मुर्गन, अब क्यों रो रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, अब सब ठीक हो गया है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद वेंकटेश चलकर अपने घर गया। शुभ लक्ष्मी, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? सब कुछ अच्छा ही होता। अब सब ठीक है ना, तो बीते बातों को सोचना ही नहीं चाहिए। आप आराम कीजिए। मुर्गन, अप्पा का ख्याल रखना। मैं नारियल बर्फी बेच कर आती हूँ। आज भी बेचने जाओगी? इस नारियल बर्फी की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। इसने हमारी तब मदद की जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, तो अच्छे वक्त में हम थोड़ी इसका साथ छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है। और शुभलक्ष्मी बाजार पहुंच गई नारियल बर्फी बेचने। वहाँ ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी। और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी। तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से। उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की? बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन
योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान,
आज तुम्हारे बेटे की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी, और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई
और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है।
हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। योगी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलागोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में लाल चंदन के झाड़ भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, पर वो वर्धा राजन हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर। चलो चेक पोस्ट से चलते हैं। हवालदार फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को चेक पोस्ट पार ले आया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है सर आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू। मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी लाल चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा मुकेश। सर, मैं जानता हूँ इन सबके पीछे वो वरदराज है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? सर, वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना। जी सर, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पे होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में काई पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिल गई। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे लाल चंदन का पेड़ काटेंगे? हर समस्या का एक समाधान होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें समय समय पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाई को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना क्या बिगाड़ता है। हाँ भाई। उस रात से वरदराजन और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड मैसेज करके वरदराजन को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताया करता था। जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण की दिशा में जाता तो वरदराजन के आदमी उत्तर की दिशा में लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे, और जिस समय योगी उत्तर की दिशा में पेट्रोलिंग करता वो दक्षिण की दिशा में पेड़ काटने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर की दिशा से वरदराजन के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका ध्यान उस ताजे कटे हुए पेड़ के तने पर गया। ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो कैसे कोई मेरे आंख के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चलने लगा। जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए पेड़ों के तने दिखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब अब भी वरदराजन लाल चंदन के पेड़ों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्द ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी सर, आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए सर, यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, पर कल ये ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर। फिर जरूर लाल चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा।
हाँ, और मैं उस वरदराजन को पकड़ कर रहूंगा। ठीक है सर। यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अड्डे पे योजना बना रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे लाल चंदन के झाड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन लाल चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? वरदराजन ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेती की गाड़ी जंगल के अंदर आई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को कॉल करके ये बात बता दी। सर, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ के तने को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, पर उनके रास्ते में कई और पेड़ गिरे हुए थे। सर, घूम के जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी साहब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ चेकपोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक धीरे धीरे चेकपोस्ट की ओर बढ़ने लगा। चेकपोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो ट्रक में क्या है। हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। सर, यहाँ लाल चंदन तो है, पर एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर जांच की तो वहाँ बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। सर, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान था। उस वरदराजन ने इस बार भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और लाल चंदन के पेड़ों के साथ नदी के रास्ते से लाल चंदन के पेड़ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लाल चंदन सिर्फ मेरा है।